बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और मेरा इरादा ये था कि बैठक आज ना की जाए क्योंकि वजाद साहब आ रहे थे तो अचानक उनकी तबीयत नासाज होगी तो वो घर वापस चले गए। इमदाद सुमरो साहब कराची में हैं, तौसीफ़ अहमद ख़ान साहब जो हैं वो फैसलाबाद में हैं। तो बस हम चार दोस्त बैठे हुए हैं, पांचवा मुझे आप डाल लें तो। लेकिन बाकी दोस्तों का ख्याल था कि चलें अब आए हैं तो कर ही लेते हैं, गुफ्तगू ही करनी है मामला था जी। बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, आज मौका मिलेगा। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ जी, यूनिवर्सिटी दौर की बात है। हाँ रमजान का महीना था। नहीं, मैं पहले रमजान तो मैंने याद आ गया, शबरात दा वाकया। सर आपको मुबारक हो 16 मैक्स प्रो की सर। सर कोई फरिश्ता इन्हां दा फैन है, कोई फरिश्ता वो आया बेल दी है, उन्हें कहा जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ आप ये देखें कि ये मोकलों से एक स्टेप अगले पे चले गए। पहले फरिश्ते ने एक मोकल को सिफारिश करवाई। अच्छा ये मोकलां च बुशरा बीबी है ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ तौबा ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਹੌਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਅਫਤਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸਹਿਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਸਹਿਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਕਸਰ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿਰੀ ਚੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ। आज शकील रज के बोलेगा। अच्छा जी, मामलात जो हैं मेरा ख्याल है कि वो अभी तक ये हैं कि कल DGSPR लाहौर में थे, वहाँ पे कोई धूम धड़का हुआ है और वो क्या था सईद साहब के पास मेरा ख्याल है, और नहीं रजी साहब के पास भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी। सईद साहब को नहीं सुनाएंगे, मैं ही थोड़ा फ्राई करोगे मैं थोड़ा सा तड़का। ओके। अच्छा, दूसरा इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हुई हैं। तीसरा यार वैसे वो साढ़े को हाँ वो कुछ और भी हो गया, बीमार भी हैं वैसे। बीमार भी ना? बीमार भी हैं। अच्छा हो जाते ने अक्सर इस तरह। ठीक है, दवाई ना मिले तो फिर हो जाता। ओके। अच्छा, होर इस तो अलावा ਜਿਹੜਾ चीफ जस्टिस मुलाकात है, 6 जजों ने 5 जजों ने जो है वो खत लिखते पिटीशन में क्या खत लिखते पिटीशन फाइल कर दी है। अब उस पिटीशन का क्या हर लम्हे नहीं बोलना सर। फड़े किस तरह गए हैं? अच्छा फड़े गए। आज दी इब्तिदा जेडी है ना वो शकील साहब तो करांगे। हाँ अच्छा, और इसके अलावा भी चीज़ें हैं काफ़ी, वो आती जाएंगी ज़हन में। आर्मी चीफ उधर गए हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंग्लैंड और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी कोशिश थी कि बड़ा भरपूर वहाँ पे मुजाहरा हो। 51 लोग आ गए, 51 लोग वहाँ पे। हाँ कम है, 51 से कम है सर ना। अच्छा जी, कम हो गया। चलो दर्जनों, हाँ दर्जनों कह के तो पहले मुझे किसी ने कहा था कि 50 से 70 के दरमियान लोग हैं, बाद में पता चला 51 लोग हैं। अब पता चला कि 35 लोग थे। 35 या 40 इस तरह। चले उस पे करते हैं। अच्छा फिर हाँ शकील साहब से और एक चीज़ जो मिस करके हम जोई साहब मलिक साहब कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अचानक से जलसे शुरू कर दिए हैं। पहले नारोवाल का बड़ा भरपूर किस्म का जलसा हुआ, मरियम बीबी का आज DG खां में वज़ीर आज़म साहब बनफ़्से नफीस जलसा कर रहे हैं। और वो अगर आपने वो आपके नज़र से गुजरी हो, ये देखें वो भी फुटेज अभी भी चल रही है, बहुत भरपूर जलसा है। इस तरह से अपोजिशन का ये इंतखाबी जलसे हो रहे हैं, ये भी सोचना पड़ेगा कि ये जलसे क्यों होना शुरू हो गए हैं या ये क्या पॉलिसी है। ठीक है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन जो है वो खुशखबरी है उसके लिए कि उसके हामिद खान साहब जो हैं उनका एक प्रोफेशनल ग्रुप है और उस प्रोफेशनल ग्रुप के जो लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर और सेक्रेटरी वो दोनों मुंतखब हो गए हैं, क्लीन स्वीप कर गए हैं।
تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ دونوں تو ایکسپرٹ ہیں اس سارے ایشو کے اوپر. تو شکیل صاحب سے ہم یہ ساری ذرا آغاز یہیں سے کرتے ہیں. سر عمران خان صاحب کے لیے کوئی تو اچھی خبر گئی. ویسے تو ایک اچھی خبر بھی گئی تھی کہ آرمی چیف کی ملاقات ہوگی بیرسٹر گور صاحب سے. تو اس کے بعد ابھی جو ملاقات ہوئی ہے یحییٰ آفریدی صاحب سے, یہ بھی اچھی ملاقات ہے. نہیں وہ جھاڑ پہ آئی. نہیں جھاڑ جو پڑی ہے وہ ایسے نہیں ہے, کیونکہ اس ملاقات کا مقصد جو تھا وہ تو تھا نا جوڈیشل پالیسی ساز جو اپنا نہیں. وہ دیکھیں نا علی ظفر صاحب نے, جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ جی چیف صاحب نے بیٹھتے ہی کہا کہ یار کہ یہ میں نے جو آپ کو تکلیف دی ہے وہ دی ہے یہ عدالتی اصلاحات سے متعلق. وہ تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ میزبان بتا رہا ہے کہ میں نے آپ کو بلایا کیوں ہے. اس کے باوجود اگر آپ بات کوئی کرنا چاہتے ہیں تو پھر کریں. تو کی نا انہوں نے پھر باز تو نہیں نا آنا انہوں نے, اور پھر اس کے بعد وہ جھاڑ اس کے بعد پڑی. پہلے انہوں نے اپنی باتیں کی, انہوں نے مطلب وہاں پہ یہ بلا جواز تھا کہ چیف صاحب کے سامنے 26ویں ترمیم کا معاملہ لے کے جاتے. جو وزادار لوگ ہوتے ہیں نا, وہ جب اس طرح کی کوئی بات میزبان کر دے نا کہ یار یہاں پہ موبائل نہیں آ سکتا بھائی, تو ذرا یہ موبائل بند کر دیں. وزادار اور پی ٹی آئی, میں ہی تو کہہ رہا ہوں وزادار اور پی ٹی آئی بیٹھک دینی ہے روانی ہوئی. ہاں بیٹھک نو پہلے رواں کر لو, پھر شکیل ایک فکر لے لو کہ وزادار لوگوں کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی یہاں پہ موبائل نہیں آ سکتا, لیکن وزادار لوگ پھر بھی لا کے رکھے ہوتے ہیں بیچ کی طرف. اچھا یار یہ بار سے شروع کرنا ہے پہلے. ہاں جی وہ پرو میکس یار جی جو نہیں اے تے وہ تے اے فرشتے والا نہیں نا, اے گناہگار آنا اے عاملے. وہ ایک میرا دوست سی نا شہزاد حسین بٹ, دوست ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. تو وہ ایک دفعہ نا کہتے ہیں عمران صاحب اج تک حرام نہیں کھادا. میں کہا جی بڑی اچھی گل ہے, تسی بھی نہیں کھانا. میں کہا کیوں, میرا تو بیاہ ہو رہا سی. میں کہا کہ کہنا سوہرے نال روٹی نہیں کھانی. تو حرام ہے اپنی کمائی دا. ہاں نہیں ویسے ہی. اچھا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو یہ پہلے بھی جو پروفیشنل گروپ نے اس دفعہ ایک طرح سے کلین سویپ کی ہے. صدر بھی ان کے, سیکٹری بھی ان کے, فنانس سیکٹری بلا مقابلہ ہو گئے تھے. تو پہلے بھی پروفیشنل گروپ جو ہے حامد خان والا, انہی کی یہاں پہ وہی اقتدار میں تھے جہاں پہ نا لاہور ہائی کورٹ بار. اچھا ٹھیک. اگر یہ جو صدر تھے وہ جماعت اسلامی کے ہے, ہاں بٹ صاحب جو پہلے تھے, ہاں جی. تو اب آصف نسوانا صاحب جو ہیں, اسد منظور بٹ صاحب, تو ہاں اسد منظور بٹ صاحب, تو اب وہ آصف صاحب آ گئے ہیں پریزیڈنٹ. تو اس سے ظاہر تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہوا نظر آ رہا. لیکن ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے اس الیکشن میں خاص طور پہ, بلکہ پچھلے الیکشن میں بھی وہ تھوڑی سی چیز نظر آئی تھی, اس وقت تو بہت زیادہ وہ نظر آئی ہے, وہ یہ کہ جو وکلا کے دھڑے ہوتے ہیں ان دھڑا بندیوں کی بجائے یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا ان کا جو اثر و رسوخ ختم کرنے کے لیے تو بار ایسوسیشنیں کام کرتی ہیں. وکلا کے اپنے دھڑے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جناب پوری پیپلز لائر فورم جو ہے وہ اور طرف ہوتی تھی. کاظم خان صاحب جو ہیں وہ پروفیشنل گروپ کے ساتھ ہوتے تھے جی. کھوسا صاحب کسی اور طرف پیپلز پارٹی کے لوگ تھے نا. کاظم خان صاحب بھی سینیٹر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے. اسی طرح حامد خان صاحب کسی اور گروپ میں ہوتے تھے. جو ان کے پی ٹی آئی کے صوبائی صدر تھے فاروق امجد میر صاحب, وہ کسی اور گروپ میں ہوتے تھے. ایسے ہی اس طرح یہ ایک ملغوبہ سا ہوتا تھا. یہ سیاسی وابستگیوں سے ہٹ کے وکلا جو ہیں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی اس حوالے سے وہ کوئی لیتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ افتخار چودھری کو جب نکالا گیا ہے پہلی مرتبہ, جب انہیں مارچ 2007 میں, تو اس کے بعد 2 چھٹیاں آ گئی تھیں میرے خیال. جو فرسٹ ورکنگ ڈے تھا اس دن لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا اجلاس تھا. محمد یاسین بون اس وقت پریزیڈنٹ تھے. یہ افتخار چودھری جو لاہور والے تھے, افتخار حسین چودھری, افتخار چودھری ہو گیا یا افتخار حسین چودھری, غلطی کوئی لاہور والے کہہ دیا نا میں نے, لاہور والے کہہ دیا نا میں نے, فواد چودھری کے چاچا. ہاں یہ ان کے بڑے قریب سمجھے جاتے تھے پورا گروپ جو تھا, اعظم طارق یہ وہ سارے. لیکن جو تحریک تھی ان کی بحالی کی وہ لاہور سے ہی شروع ہوئی تھی. انہوں نے اجلاس بلایا تھا. بہرحال جو بھی پلاننگ تھی
वकला तमाम इकट्ठे हो गए, माल रोड पे निकले, एहतजाज किया, यहाँ से मामला जो है वो शुरू हुए थे। अगरचे वो मुनीर मलिक साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे और दीगर लोगों ने इस बाबत ऐलानात कर रखे थे, लेकिन आगाज़ यहीं से हुआ था। पार्टियों से हटके ये मामला जो है वो चला था। अब पहली मरतबा मुझे नज़र आ रहा है कि सियासी पार्टियों की इन्वॉल्वमेंट, सियासी असर रसूख ख़त्म करने के लिए तो बार एसोसिएशन जो वो काम करती हैं, लेकिन यहाँ वो एक तरह से इस मरतबा यानी जो अदारों के खिलाफ जो भी अदारों में जो भी तनज़री हुई है उसके ज़िम्मेदार मैं समझता पीटीआई है। इस मरतबा इसको सियासी जमातों का इलेक्शन बना दिया गया था। ये वाला जो है सही एक बड़ा प्लेटफार्म है, ज़ाहिर है दूसरी ग्रुप की भी कोशिश थी कि हम जनाब हम बरसदार हैं यहाँ पे, इनकी भी जो कोशिश थी। अब जो तहरीक के हवाले से जो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ तहरीक चलाना चाह रहे हैं, वैसे तो जो पिछली बॉडी थी वो भी कुछ नहीं कर सकी थी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, लोग निकले नहीं थे। तो इस मरतबा भी एक प्लेटफार्म इनको मुयस्सर आ जाएगा जहाँ वो कन्वेंशन, वो तो पहले भी था, वो पहले भी था। ये मुझे चीज़ जो है अच्छी नहीं लगी, सियासी जमातों के सद तक इन्वॉल्वमेंट जो है। लेकिन देखे ना, बहरहाल उसका इम्पैक्ट तो आया ना। बेसिकली मेरा ये ख्याल है, अच्छा मैं सवाल ही आपसे करता हूँ कि यार रज़ी साहब भी अगर इसका जवाब देना चाहें कि पाकिस्तान की कौम अपनी सरिश्त में और वकला बरादरी खुसूसी तौर के ऊपर वो भी अपनी सरिश्त में एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, ये बिल्कुल एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि वो जो अब चूंकि एक अमूमी तासुर ये बन रहा है कि जी के इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सेम पेज है, ये है वो है। आजम तारड़ जो है सेनेटर हैं, वजीर कानून हैं और उनका ग्रुप है और लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन अभी जीते हैं वो। हाँ लेकिन नहीं, ये खुसूसन जो है ये इस्लामाबाद में जो तकर्रर तबादले हुए हैं ये उसके बाद मेरा ख्याल है कि वकला में शायद कोई रिजेंटमेंट है। लेकिन इसके बावजूद सवाल ये पैदा होता है, एक तो इसको अंडरस्टैंड बड़े पैमाने के ऊपर करने की ज़रूरत है कि ये मामला इस्टेब्लिशमेंट है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, प्रो पाकिस्तान है, एंटी पाकिस्तान है, ये एक बड़ी बहस है। और अगर रज़ी साहब की अगर आँख खुल जाए तो हम इस पर ज़रूर बात करेंगे कि ये जो इस वक्त मुल्क में चल रहा है कि ये मामला है क्या, कि ये खल्त मल्त हो गई हैं चीज़ें। ये जो पहले बड़ी विजिबल एक लाइन होती थी, अब वो लाइन जो है वो समझ नहीं आ रही, वो इतना वो हो चुका है, लोगों को कन्फ्यूजन बहुत बढ़ चुकी है। जो आपने फरमाया एंटी एस्टेब्लिशमेंट, ये शुरू में वकला हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बल्कि एंटी गवर्नमेंट होते हैं। हाँ। मैंने ये देखा है। इवन ये कि एहसन बून भी जो है उनको भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना पड़ा था उस वक्त, बावजूद इसके के जो फिर ये जज बन गए थे जाके, ये जज बन गए थे बाद में, ठीक है ना। और दूसरी बात, लेकिन इन्होंने आइन की बहाली का इंतजार किया था जज बनने के लिए। वो जो पीसीओ था ना 2007 वाला, उसके बाद दिसंबर में आइन बहाल हो गया था, उसके बाद ये जज बने थे। अच्छा दूसरी बात ये है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट, आपको याद होगा कि काज़म खान साहब जो हैं जब सदर बने थे वो बने थे मुशर्रफ के दौर में, मुशर्रफ का मार्शल लग गया हुआ था। तो ये इस हद तक आप कह लें अहमियत हो गई थी उसकी इलेक्शन की कि जंग जैसे अखबार की लीड थी वो। हाँ। काज़म खान हाई कोर्ट बार के सदर मुंतखब। ये खालिद रंजा साहब के बाद बने थे, ये मुझे एग्जैक्ट याद क्योंकि जब मुशर्रफ का मार्शल लगा तो खालिद रंजा साहब ने इसको वेलकम किया था, ही वाज देन फिर एडवोकेट जनरल हो गए थे, फिर वो एडवोकेट जनरल हो गए थे। लेकिन बहरहाल जो भी काज़म खान वो पहले रहे, पहले काज़म खान साहब, ये ताज़ा मैच में उनका साथ दादा जज आया नहीं, मुझे नहीं पता कौन, डॉक्टर खालिद रंजा साहब के उनके अजीज हैं। अच्छा रज़ी साहब, अजीज हैं रज़ी साहब 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की तहरीक जोर पकड़ेगी? देखिए वकला इंडिपेंडेंटली कभी भी कोई तहरीक नहीं चला पाए। उन्हें वो क़यादत तो फराहम करते हैं, रास्ता भी फराहम करते हैं, ठीक है। अभी भी आप देख लीजिए, मैं जरा सीधा होके भाई, हाँ बड़ी अच्छी गल, अभी भी आप देख लीजिए कि खान साहब ने कोई 7 या 8 मरतबा वकला को तहरीक चलाने का कहा है। शकील जो है वो गिनती करता रहा है, वो बताएगा। और 7 या 8 मरतबा ही खोसा साहब जो हैं वो कोई 8-10 वकीलों के साथ निकले हैं, एतजाज एहसन साहब भी निकलने की कोशिश की है, उन्होंने कोई गल बनी नहीं। और ये लाहौर हाई कोर्ट बार जहाँ का इलेक्शन आज पीटीआई जीती है, ये पिछली दफा भी पीटीआई ही जीती थी, उसी के पास था। उसी के पास था।
प्रेसिडेंट वाला तो था, पता नहीं सेक्रेटरी अब किस जमात का था, मुझे नहीं पता। हाँ, ये जमात इसलिए नहीं, पीटीआई की सपोर्ट से आए थे वो, ठीक, जो भी साहब थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। असल में देखना होगा कि जो सर बड़ी बात इसलिए है कि उन्होंने कोई पहली खुशी कोई ऐसा वाले नाल है, इतने दिन के बाद, इतने दिनों के बाद एसोसिएशन के तमाम इलेक्शन ज्यादातर पीटीआई जीती अभी तक। हाँ, पंजाब में जितने भी हुए ना, जी, वो जीती। जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात ज्यादातर पीटीआई की हुकूमत में PMLN जीती थी या पीपल्स पार्टी जीती थी, है ना। तो ये है। लेकिन इस हवाले से कि इस बार का ये बार का वजन बहुत ज्यादा है, ये एक हैवी बार समझी जाती है। क्यों सर? हाँ, हमारी बार एसोसिएशन सबसे कदीम बार भी यही है। हाँ, तो 26वीं आईनी तरमीम को तो तस्लीम कर आए, और जनाबे वो क्या नाम है उनका, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब को भी तस्लीम कर लिया गया। क्योंकि जब आप वफ्द की शक्ल में जाके उनसे मिले, तो मेरा तो ख्याल ये है कि ये मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, अगर बुरा ना मनाए तो ये तो उनकी कमर में छुरा घोंपा गया। वो बेचारे लेटर लिखते रह गए, और पीटीआई का पूरा वफ्द जो है वो जाके मिल आया चीफ जस्टिस को, और उसके सामने अपनी अर्ज दाश्तें, गुजारिशात और निगारशात रख के उनसे यकीन दहानी हासिल करने का भी दावेदार है कि उन्होंने यकीन दिलाया कि मैं इसके ऊपर एक्शन लूंगा। मुझे तो स्टेटमेंट बैरिस्टर गौर साहब की बड़ी कमाल की लगी। हम अदलिया से खुश नहीं है, हाँ, हमने बता दिया। अच्छा। तो वो जो है वो उन्होंने बकायदा, मेरा तो ख्याल है कि इनडायरेक्टली तौर पे तस्लीम कर रहे हैं उसको जाके। तो 26वीं तहरीम के खिलाफ फिर किसने मुहिम चलानी है और किसने फराहम करना है, जब उन्होंने बुनियादी मुद्दा ही तस्लीम कर लिया है। वैसे हम वैसे ही बहस के लिए आप और मैं बैठ के करते हैं कि 26वीं तरमीम इशू है, 26वीं तरमीम इशू नहीं है। अच्छा जी, हाँ जी, कौन है इशू है कि उनको रिलीफ दो, वो हाँ, वो कल भी जो एक तो मैं चाहता हूँ कि आप इरशाद फरमाएं, ये जो वकला वाला इलेक्शन है, अगर ये आप का कोई पसंदीदा कोई टॉपिक नहीं है, हाँ वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि बात वकला की और अदालतों की हो रही है, तो जो चीफ साहब के साथ मुलाकात हुई है इनके वफ्द की, उसके ऊपर जिस तरह एक इनका अपना अहमियत का हामिल है कि पीटीआई की बदकिस्मती है कि वो पहले जिसके बारे में ऐलान करते हैं कि हम उसको नहीं मानते, फिर उससे तरले मिनते करके उससे मुलाकात कर रहे होते हैं। आर्मी चीफ के बारे में हमने देख लिया, उन्हें भी नहीं मानते थे। इसी तरह हामिद खान साहब ने कहा कि मेरा चीफ जस्टिस तो मंसूर अली शाह है, ठीक है, तो पार्टी जाके मौजूदा चीफ जस्टिस से मिल रही है, और उन्होंने इस्लाहात के हवाले से बात, रिफॉर्म्स के हवाले से बात करने के लिए बुलाया, वो अपने रोने लेकर बैठ गए। मतलब बातें उन्हें वहीं करनी पड़ती है। हुकूमत से हम बात नहीं करेंगे, फॉर्म 45 है, 47 है, फ्रॉड है, और उसी हुकूमत के साथ बैठ के कमेटियाँ मीटिंग्स करती हैं, बातें करती हैं अपने रिलीफ लेने के लिए। देखें, सिस्टम ने अपनी जगह बना ली हुई है, सिस्टम चल रहा है। पीटीआई वाले शोर मचाने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं अपने क्राउड को जिंदा रखने के लिए, फेक ड्रामेबाजी के जरिए, जैसे वो फेक न्यूज़ हम कहते हैं ना, उसी तरह से। अच्छा, उसमें वो किसी हद तक कामयाब भी है, मतलब उनका क्राउड उनके साथ है। लेकिन ये जो इलेक्शन है ना, ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। वकला की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो है, हिस्ट्री है। मुख्तलिफ तहरीकें अगर हम देखें, वो बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। अगरचे चीफ जस्टिस की बहाली वाली तहरीक बड़ी मशकूक सी तहरीक है, हमेशा से वो रही है। उसके तो वो उसके जो पस मंज़र जिस तरह से था, मतलब एजाज एहसन साहब पिछले दिनों एक इंटरव्यू में उसका क्रेडिट ले रहे थे कि वो तो मैंने करवाया था, इसलिए फिर मैं दोबारा वो केस नहीं लड़ता था। तो वो तो सबको पता किसने करवाया था, जो फ़ोन कॉल्स आ गई थी, क्या हुआ था। लेकिन चले, बहरहाल वकला ने उसमें जो फ्रंट पैन वाला रोल जो है वो वकला को मिला हुआ था, तो उन्होंने कर लिया था। तो अच्छा, नहीं, मैं और सईद चौधरी, तो सईद चौधरी साहब और मलिक साहब भी, हमने तो उस तहरीक को बड़ा आपने क्लोजली देखा। मैंने उसका एक आपने कवर किया हुआ, मैंने उसका एक एपिसोड देखा था। हाँ। मैं अवारी होटल में था, हमारे कुछ गेस्ट आए हुए थे रात को लेट, जब मैं वहाँ से निकला, और वीकेंड था, तो वो रश की वजह से गाड़ी बाहर अलहमरा के बाहर पार्क की हुई थी। तो वहाँ कोई ढोल शोल बज रहा और कोई लोग आ रहे, पता चला कोई जुलूस आ रहा है, तो मैं खड़ा हो गया वहाँ। तो मेरे जैसे खड़े हुए जो लोग थे, उन समेत 4 गाड़ियाँ थी टोटल, और कोई 25-30 लोग होंगे। और सुबह मुझे याद है एक्सप्रेस अखबार की लीड थी कि लाहौर में दाखिले पर उनका शानदार पुरतपाक इस्तकबाल। तो वो 25 लोगों का पुरतपाक इस्तकबाल था।
اور جس میں ٹوٹل 4 گاڑیاں تھیں, اور اسی گاڑی میں سے 2-2 3-3 لوگ نکل کے اس کے سامنے کھڑے ہو کے ڈانس بھی کر رہے تھے. مطلب یہ بائی چانس میں نے خود دیکھا ہے. صحیح. تو وہ جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں نا لنڈن والی کہ 2 درجن ہے یا 3 درجن ہے یا 51 لوگ ہیں, تو چیف صاحب کے لیے بھی تقریباً اسی طرح سے لوگ ہوتے تھے. وہ ساری پلاننگ تھی, جن لوگوں نے وہ تحریک چلائی تھی انہوں نے چلا لی اور وہ کام کر لیا تھا. بس ایک میں نے بات ان کی اجازت سے نور اللہ صاحب کی اور شکیل صاحب کی, ایک سوال ہے جو وہ فرشتہ مجھے کر کے گیا, لیکن وہ فرشتے دی گل بات ویکھو کہ اج بھی انہاں دی واری نہیں آئی. نہیں آ لگی اس تو بس سوال تو بعد انہوں نے کہا کہ رضی صاحب ہاں وکلا تحریک کے اندر آپ کے جن صحافیوں کے نمبر 1 ادارے والوں کے ساتھ روابط قائم ہوئے تھے اور جو کہ آج تک قائم ہیں, وہ سارے کے سارے پیکا ایکٹ کی مخالفت کر رہے ہیں اسلام آباد سے لے کے لاہور تک. انہوں نے نام لیے, میں احتیاطاً نام نہیں لے رہا. ٹھیک ہے. یعنی جو کہ سانس بھی پوچھنے کے لیے کرنل صاحب کو فون کرتے ہیں, سانس بھی لینے کے لیے, واش روم بھی جانے کے لیے, وہ پیکا ایکٹ کی مخالفت کر رہے ہیں. اور پی ایم ایل این کے لوگ آف دی ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا کام ہے, ہم تو کچھ نہیں کر رہے, یہ ہو کیا رہا ہے. آپ نے بیٹھک میں یہ سوال ریز کر, ابھی نور اللہ صاحب نے ایک واقعہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے 2-4-5 گاڑیوں کا ذکر کیا. تو سر چونکہ اس وقت کچھ ہدایات بھی آتی تھیں اور انڈائریکٹلی ہم تک بھی آتی تھیں, چونکہ ہم فیلڈ میں کور کر رہے ہوتے تھے, تو وہ جو وکلا تحریک ہے آپ اس اندازہ لگا لیں گے کس طرح سے کامیاب کروایا جاتا تھا. کہ اس وقت میں KTN میں ایز اے رپورٹر جاب کر رہا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ جب ان کا وہ پہلی بار آیا نا لاہور, یہ وزٹ کے لیے آئے تھے اسلام آباد سے لاہور ہائی کورٹ بار میں انہوں نے خطاب کرنا تھا, پوری رات لگی. تو جب بیپر آتا تھا, ٹیلی فون پہ اس وقت بیپر ہوتا تھا, تو ہمیں باقاعدہ طور پہ وہ ڈائریکشن آتی تھی, یار جذباتی کرنا ہے, جذباتی. مطلب جذباتی کیسے کرنا ہے, بس تسی یہ نہ پا دیو کہ بندے اگے لیٹ کے پھل پتیاں فلانا. مطلب یہ باقاعدہ طور پہ سندھی ہے, لیکن اس میں جو میرا بیپر ہے اردو میں ہوتا تھا, اس میں میں بھی تھا. اس طرح اسلام آباد سے ایک تھے بٹ صاحب, اب بٹ صاحب کا نام سے ہاں, تو وہ داد سمرو صاحب سی بیورو چیف سی لو, داد سمرو صاحب بیورو چیف تھے. تو وہ باقاعدہ طور پہ ڈائریکشن آتی تھی کہ جی آپ نے اس کو جذباتی کرنا ہے, لوگ ایموشنل ہو جائیں, لوگوں کو ایسے لگے کہ جناب علی افتخار محمد چودھری کے لیے پورا کا پورا شہر جو ہے وہ سڑکوں پہ مڈا ہے. اب کہیں سے تو یہ ہدایات آ رہی تھیں نا, اور وہ تحریک جس طرح کامیاب ہوئی اس میں سیاسی جماعتوں کی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے, اور کس نے کتنا پیسہ لگایا, کیسے کیسے لگا. لوگوں کو باقاعدہ طور پہ دہاڑیوں پہ جو ہے وہ بھیجا جاتا تھا جھنڈے اٹھا کے. تو وہ تحریک کامیاب کروائی گئی تھی. اوکے. اور آج تحریک جس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے, مجھے نہیں لگتا کوئی تحریک چلے گی. ڈن ہو گیا, ٹھیک ہو گیا جی. اور دوسری یہ جو ملاقاتوں والا معاملہ ہے, اب چیف جسٹس صاحب سے جو ملاقات ہو رہی ہے, اس ملاقات میں ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جی جوڈیشل ریویو کی. لیکن میرا خیال ہے یہ جوڈیشل ریویو نہیں, یہ جوڈیشل کو کے لیے ان کو جو ہے وہ اکسایا جا رہا ہے. صحیح. کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو معاملات PTI کے ہیں, وہ 26ویں آئینی ترمیم ہو, وہ 5 ججز کا خط والا معاملہ ہو, ان کی آئینی پٹیشن کا معاملہ ہو, عمران خان کے خط کا معاملہ ہو, یا فنڈامنٹل رائٹس کی جو پٹیشنز ہیں ان کا معاملہ ہو, یہ سارے کے سارے معاملہ تو دیکھنے ہیں آئینی بینچ نے, چیف جسٹس صاحب نے دیکھنے نہیں ہیں. لیکن یہ بار بار چیف جسٹس صاحب کو ہی کہتے ہیں جی آپ اس پہ اپنا کردار ادا کریں. یہ ایک طرح سے ان کو اکسایا جا رہا ہے کہ آپ جوڈیشل کو کر دیں, تاکہ اس ملک میں ایک نیا جو ہے وہ اپنا تجربہ کوئی بحران پیدا ہو. کلہاڑی کوئی مارنے دے گا. جوڈیشل کو کی بات کریں, جوڈیشل کو تو یہ ہوگا نا وہ 26 ترمیم کو مان سے انکار کر دے اور گھر چلے جائے. ہاں یہی ہے نا, یہ ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس نے ان کو کہتے ہیں نا کہ وہ کہنا تو انہوں نے سنانا نہ انہوں, اس ٹائپ کام کیا ان کے ساتھ. ایک تو یہ کہ انہوں نے جب یہ ساری پوری سٹوری سنا رہے تھے نا جناب, یہ جو انہوں نے خود کہا ہے کہ جب ہم عمران خان سے اجازت لے کے وہاں گئے اور عمران خان نے کہا کم چک دیو, جڑے میں خط لکھے تھے نا 2 وہ پڑھ کے سنا دو, اوتے بس چھا جاؤ. انہوں نے یہی کام کیا وہاں جا کے. صرف علی ظفر صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی سجیشنز دی ہیں 2-4 یہ جو فوجداری سسٹم اور سول سسٹم کی بہتری کے لیے, جوڈیشل سسٹم کے لیے. باقی یہ سارے اپنی سیاسی تقریریں وہی کر.
तो चीफ साहब ने एक तो ये कहा कि जनाब वज़ीर आज़म के साथ भी मेरी मुलाकात हुई इसी हवाले से कि ये जो हमारा कमेटी का इजलास हो रहा है, पॉलिसी साथ कमेटी जो है, जुडिशल पॉलिसी साथ कमेटी का जो इजलास हो रहा है, मेरे ख्याल इसी महीने के आखिर पे हो रहा है। अच्छा, वो जरा बता दे लोगों को कि वो इस कमेटी में कौन कौन शामिल है? उसमें सारे चीफ होते हैं, ठीक, सारे मुल्क भर के चीफ जस्टिस साहबान उसमें उसका हिस्सा सीनियर प्यूनिस भी होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, चीफ जस्टिस साहबान होते हैं, उन्होंने फैसला करना होता है, पॉलिसी एक बनानी है। 2009 में आखिरी पॉलिसी बनी थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में कि कैसे मामलात को लेके चलना है। 2009 के बाद फिर अब ये उन्होंने दो डाल। अच्छा, उसमें उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जनाब वज़ीर आज़म के साथ मेरी मुलाकात थी, वो बड़ी मुस्बत, उन्होंने बड़ा मुस्बत रिस्पॉन्स किया, पॉजिटिव। यानी मतलब ये कि तुसी तो चौड़ा ही मार रहे हो, गलतियों करके गया। और वो कहते हैं कि उन्होंने वो यकीन दिला के गए हैं कि जो पॉलिसी बनेगी उस पे अमल दरामद के लिए हम पूरी मावनत करेंगे आपकी, और तुसी की करते पे हो। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जनाब आप जो मर्जी बातें कर लें, ये जो बातें कर रहे हैं आप, मेरा तो है जनाब वो क्या कहते हैं मिनिमम नेशनल एजेंडा, ये जो इस्लाहात वाला मामला है सही, यहाँ तक रहना चाहिए, मतलब उनका ये था। आप हम इधर उधर की बारी जा रहे हैं। और एक बात उनको, मैं आप जो मर्जी, मैंने नहीं बात करनी इस पे, ओके, मैं बात ही नहीं करूंगा, ये खुद कहा है इन्होंने, हाँ, जो बैरिस्टर अली जफर साहब, हाँ, खुद कहा है। अच्छा, इस पे आपको याद होगा कि जब ये कू हुआ है 1999 वाला, अक्टूबर 1999 वाला, तो नवाज शरीफ साहब गायब हो गए थे, तो A.K. डोगर साहब लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन डाली थी, 5 रुकनी मेरा ख्याल फुल बेंच बना था ना, उसमें राशिद अजीज साहब हेड कर रहे थे, मलिक कयूम साहब भी थे, A.K. डोगर साहब ने फाइल किया था, बेगम कुलसूम नवाज भी एक में आई थी, एक पेशी पे आई थी जब साफियों के साथ उनकी लड़ाई हो गई थी। तो ये अब जो अदालत थी, अदलिया का ने ख़ास मिजाज है, वो बजाय इसके कि जनाब क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन और लड़ाई झगड़े, इसमें वो खामोशी इख्तियार करते हैं जज। A.K. डोगर साहब का आपको पता है रवैया कैसा होता था। तो वो पहली पेशी पे जनाब जो है A.K. डोगर से 1-2 सवाल किए, और A.K. डोगर साहब आपको पता है किधर की बात किधर ले जाते हैं, तैयारी बड़ी करके आते हैं। तो उसके बाद जो पूरा बेंच था ना, वो खामोश बैठा है, कोई सवाल नहीं, कोई नोट्स नहीं, कुछ नहीं, पूरा दिन सर। आधे घंटे बाद फिर वो सफ़र कर रहे थे, कोई सवाल करेंगे, बेंच कोई सवाल नहीं कर रहा। दूसरे दिन फिर आए, वो रिपीट कर रहे हैं अपने आर्गूमेंट्स, बेंच कह ही नहीं रहा कि जो पहले कह चुके हुए हैं, यानी वो कह रहे हैं बोल ली जा, वो ऐसे बैठे हुए हैं। मलिक कयूम साहब वो भी गए थे बीच में एक दफ़ा, तो मैंने उनसे कहा A.K. डोगर साहब से, मैंने कहा डोगर साहब की कर रहे हैं? कहते बिस्ती कर रहे हैं अपनी, और की कर रहे हैं। मतलब ये कि ये भी एक अंदाज होता है खामोशी इख्तियार करना, मेरा ख्याल तो यही इनके साथ हुआ है। हाँ, वहाँ से जो ये लेके गए हैं, जो बातें इन्होंने, जो जैसे शकील ने कहा है कि ये वो तो उनकी डोमेन ही नहीं है, सही, चीफ जस्टिस की। खत तो आपने मीनुद्दीन खान साहब को भी लिखा हुआ है, जो मीनुद्दीन खान साहब को खत लिखा हुआ है वो बातें आप चीफ जस्टिस से भी कर रहे हैं। और 26वें आईनी तरमीम ये कह रही है कि जब ये तो आईनी बेंच का इख्तियार है जो आप बातें कर रहे हैं। इस तरह के बस इन्होंने मतलब सिर्फ यानी कि वो गए हैं बस सिर्फ। अच्छा देखिए, सियासी मकासद की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया आके, हमने ये कहा सियासी मकासद के लिए, जो खान साहब ने कहा कि रोला पाओ था उन्होंने। सही, एक छोटी सी गुजारिश सर, उसी दिन की एक और खबर भी है। हाँ, जिस दिन वज़ीर आज़म साहब की चीफ साहब से मुलाकात हुई, अटार्नी जनरल साहब और वज़ीर कानून साहब उनके साथ थे, उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक अहम मुलाकात हुई है। अटार्नी जनरल साहब की तकरीबन कोई 45 मिनट की मुलाकात हुई जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब से। अच्छा, और इस मुलाकात में सरदार एयाज सादिक साहब का उन्होंने जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस पैगाम भेजा था, वो जिसमें एक रिमार्क्स दिए थे ना कियानी साहब ने कि जी उन्होंने वो पैगाम वहाँ तक पहुँच गया। अच्छा, वज़ीर कानून साहब ने, ज़ाहिर अटार्नी जनरल साहब ऑफिस के जरिए पैगाम जाना होता है ना, तो वो गया है, तो हाँ जी वो क्लैप्स करने वाला, तो वो पैगाम गया है। अब उसके बाद ये जो पिटीशन आई है ना, उसके बाद आई है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट में जो 5 जजेस की आई है। अब ये मामला भी बड़ा मशकूक सा लग रहा है। 45 मिनट की मुलाकात, पैगाम तो था 3 लफ्ज़ों का, तो वो उसके बाद क्या कुछ होता रहा है। नहीं, आपको शक क्या है? मुझे लग रहा है कि कोई तमाशा लगने वाला है। नहीं, खुल के गल करो ना, मतलब शायद कहीं ना कहीं खदशात ही बयान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं
कोई गेम ऐसी अंदर भी चल रही है कि जिसमें ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं इनको भी मैनेज कर लिया जाए, क्योंकि अगर 5 जज साहिबान जो हैं वो इस्तीफ़े दे दें और वो चले जाएं, और उसके बाद अभी जिस तरह सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि आप देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जो हैं उन्होंने बार एसोसिएशन की तरफ से भी एक पिटीशन फाइल कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, और हमने यहाँ पे देखा था वकला तहरीक कैसे शुरू हुई। एक कन्वेंशन चल रहा था, उस कन्वेंशन में पुलिस ने कार्रवाई की और फिर उसके बाद मैदान जंग बन गया, और उस दिन से आगाज़ हुआ था उस तहरीक का। तो अगर यहाँ भी हल्की सी चिंगारी कहीं लग गई तो हालात ख़राब हो सकते हैं। तो मैनेज करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही, मुझे लग रहा है कि वो जजेस को कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, ये मुझे लग रहा है। मोबिलाइज करना चाह रहे हैं जजों, हो सकता है कहीं ना कहीं कर दिया जाए, क्योंकि कुछ मामला हैं बीच में, मुझे लग रहा है, खबर नहीं है लेकिन मेरी नसीब है। इसमें एक बात जो है जो बार बार मेरे जहन में आती है और आप मुझे मौका नहीं दिया दोनों अहबाब ने, तो फिर भूल गई है, तो नूरुल्लाह साहब कर लें तो फिर भूल जाएगा, फिर भूल जाएगी, कर लो। भूल गई है ना, हेलो वो फड़ के नाली यार हादी हो गई है सर। मेरा ख्याल है नूरुल्लाह साहब अगर आप इजाजत तो एक ब्रेक ले लें, एक ब्रेक लेते हैं और वापस आके नूरुल्लाह साहब से शुरू करेंगे। चूंकि आज हम दोस्त थोड़े हैं तो नूरुल्लाह साहब को भरपूर बोलने का मौका दिया जाएगा इंशाल्लाह। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं।